हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर का टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है। देखिए, तो शुरू करते हैं और मैं आपको जो बताऊं सिर्फ आपको उतना ही देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपको वहां पर ध्यान देना है, तब आप अच्छी तरह से इसे समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है तो इसमें किस प्रकार से ये प्रोसेस शुरू होती है। तो इसको प्रोसेस को शुरू करने वाला कौन होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ग्लाइकोलाइसिस में भी काम करता है और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को भी ये करवाता है। यदि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान इसे हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है? एटीपी बनता है। कितनी एटीपी बनती है? 8 एटीपी बनती हैं। किस प्रकार से वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस को यदि आप देखेंगे तो आपको 2 एटीपी दिखाई देंगी। ये 2 मॉलिक्यूल NADH के दिखाई देंगे, जो कि एक NADH से 3 एटीपी बनती हैं और यहाँ पर 2 NADH हैं तो यहाँ पर कितनी एटीपी बनेगी? 6 एटीपी बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 और 7 8, तो 8 एटीपी बन जाती हैं यदि हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान तोड़ते हैं तो हमें 8 एटीपी यहाँ से प्राप्त होती हैं। और यदि हम इसी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इस प्रोसेस में इसे डालते हैं तो क्या मिलता है? हमें कोई एटीपी प्राप्त नहीं होती है और ना ही कोई एटीपी यूज होती है इस प्रोसेस के दौरान। ओके, तो हमें प्राप्त क्या होता है? NADPH मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। ये कितने मॉलिक्यूल होते हैं? ये 12 मॉलिक्यूल होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से। और राइबोस 5 फॉस्फेट हमें प्राप्त होता है। इसके 5 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं। ओके, यदि हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लाइकोलाइसिस के दौरान तोड़ते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के दौरान इसे हम कराते हैं प्रोसेस को, तब हमें NADPH और राइबोस 5 फॉस्फेट प्राप्त होता है। ओके, तो इतनी बात आप जान चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है ये ऑक्सीडेटिव भी होता है और नॉन ऑक्सीडेटिव भी होता है। तो सबसे पहले हम कैसे देखेंगे? ऑक्सीडेटिव को देखेंगे। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का यदि हम ऑक्सीडेटिव कराते हैं यानी ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें प्राप्त होता है 6 फॉस्फो इसपो ग्लूकोनोलेक्टोन प्राप्त होता है। ये कौन से एंजाइम से प्राप्त होता है? एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम से ये हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो NAD+ होता है, ठीक है, NAD+ जो होता है वो किस में बदल जाता है? NADPH+ और H+ में बदल जाता है। किस प्रकार से? देखिए, जो NAD+ है ये टूटता है और NADPH और प्लस लगा दिया, H+ लिख दिया। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दूसरे एक कागज़ पर मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए, जो NADP+ है इसको जब हम तोड़ते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर NADPH+H+ ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। ओके, अभी हम आपको बताएंगे ये 6 क्या लिखा हुआ है बाद में। तो यहाँ पर Mg+2 भी यूज किया जाता है, मैग्नीशियम आयन, तब जाकर ये टूट पाता है 6 फॉस्फो इसपो ग्लूकोनोलेक्टोन। अब क्या होता है? अब बात को समझिए। अब यहाँ पर 6 फॉस्फो इसपो ग्लूकोनोलेक्टोन जो होता है वो बदल जाता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में बदल जाता है। और किस एंजाइम की मदद से? ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम की मदद से बदलता है। यहाँ पर क्या यूज किया जाता है? जल जो होता है H2O होता है वो यूज किया जाता है। ओके, तो इतनी बात आप जान चुके हैं किस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में बदल गया है ये। अब क्या होता है? अब ये 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट जो होता है वो बदल जाता है राइबोलोस 5 फॉस्फेट में। और किस एंजाइम की मदद से? फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की मदद से बदलता है। यहाँ पर फिर से NAD+ जो होता है वो बदल जाता है NADPH+H+ में बदलता है। ओके, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलती है, आपको दिखाई दे रही है।
तो इस प्रकार से राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है। अब यहाँ पर हम काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर NADP+ जो है इसके भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं, टूट जाता है NADPH, इसके भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं, प्लस H+ में ये टूटता है, तब यहाँ पर भी इसके H+ के भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन के भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं। और यहाँ पर वाटर भी यूज किया जाता है, इसके भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं और इसके भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट, तो इसके भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे NAD+ जो होता है इसके भी 6 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है इसके भी 6 मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पर जो NADPH जो है इसके भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं और बाद में जो H+ बचता है इसके भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं। और राइबोलोज जो 5 फॉस्फेट होता है उसके भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं। इतनी बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रहेगी। तो ये ऑक्सीडेटिव फेज हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं अनॉक्सीकरण यानी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखने वाले हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। नॉन ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, ये आपको नॉन ऑक्सीडेटिव में आपको ये पहले सारणी आनी चाहिए तब आप समझ सकते हैं। ये जो यहाँ पर शुगर के हमने नाम लिख रखे हैं कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक, ये एल्डोज शुगर है, ये कीटोज शुगर है, तो ये आपको सारणी आनी चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में एल्डोज शुगर होती है वो कीटोज में बदलती है और कीटोज शुगर क्या होती है एल्डोज में बदलती है। सिर्फ यहाँ पर जो शुगर है वही इधर उधर होती रहती है, इधर उधर चेंज होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो अभी हमने लिखा राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो कि अभी हमें ऑक्सीडेटिव फेज से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसके 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6 मॉलिक्यूल हैं। तब हम क्या करते हैं इसको तोड़ लेते हैं, इस 6 मॉलिक्यूल को तोड़ लेते हैं, 4 एक तरफ कर लेते हैं, 2 एक तरफ कर लेते हैं, ओके। तो अब हमने राइबोलोज 5 फॉस्फेट को 4 मॉलिक्यूल इसके हमने अलग कर दिए, 2 मॉलिक्यूल इसके हमने अलग कर दिए। अब यहाँ पर 2 एंजाइम कार्य करते हैं। एक तो एंजाइम होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपीमरेज, एक होता है राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज। तो ये 2 जो एंजाइम है वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है वो बदल जाता है ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट में। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो राइबोलोज होता है, देखिए जो राइबोलोज होता है वो किस में बदल जाता है ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट में बदल जाता है। यानी कीटोज जो शुगर होती है, कीटोज जो शुगर है वो कीटोज में ही बदलती है। लेकिन आगे आप देखेंगे तो कीटोज से एल्डोज में बदलती है, एल्डोज से कीटोज में बदलती है। तो यहाँ पर जो राइबोलोज होता है वो बदल जाता है किसमें ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट में बदल जाता है। इसमें कितने कार्बन होते हैं 5 कार्बन होते हैं, इन दोनों में 5-5 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट में। यहाँ पर इसके 4 मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, 4 मॉलिक्यूल इसके जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है इसके 4 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यहाँ पर ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट में बदल जाते हैं। और इसके जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं वो बदल जाते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट में, ओके। किसमें बदल जाते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट में बदल जाते हैं जो कि एल्डोज शुगर है, ओके, एल्डोज शुगर है। ये बात आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अब बात ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट में 5 कार्बन होते हैं, ओके। अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया, इसमें 5 कार्बन होते हैं। और जो राइबोज 5 फॉस्फेट होता है इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसमें भी 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। देखना चाहता हूँ, आप देख पा रहे होंगे राइबोलोज और ज़ाइलोलोज में कितने होते हैं 5 कार्बन होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक एंजाइम कार्य करता है जिसका नाम है ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज जो एंजाइम कार्य करता है वो क्या करता है वो मैं आपको भी बताऊंगा। और यहाँ पर एक को एंजाइम है वो भी कार्य करता है TPP, यानी यहाँ पर TPP की जो फुल फॉर्म होती है को एंजाइम है ये, और थाइमीन पायरोफॉस्फेट इसका क्या होता है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
तो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में 5 कार्बन होते हैं, ये बात आपको पता है, और इसमें भी 5 कार्बन होते हैं, ये भी बात पता है। लेकिन जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में से 2 कार्बन जो होते हैं वो चले जाते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट के पास, ठीक है। तो 2 कार्बन इससे निकल जाते हैं और यहाँ पर राइबोज 5 फॉस्फेट में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन हो जाते हैं? 7 कार्बन हो जाते हैं। और 5 कार्बन में से यदि 2 कार्बन यहाँ पर चले गए, ट्रांसफ़र हो गए, तो यहाँ पर 2 कार्बन माइनस हो जाते हैं, तो यहाँ पर 3 कार्बन बचते हैं, ठीक है, 3 कार्बन बचते हैं। अब क्या हुआ, जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट होता है वो किस में बदल जाता है? वो बदल जाता है गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। क्यों गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदलता है? क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला ही हमें शुगर ढूंढना पड़ेगा। तो 3 कार्बन वाला जो शुगर है वो गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जो कि एल्डोज शुगर है, गैल्सल्डिहाइड, ठीक है, एल्डोज शुगर है, 3 कार्बन है, ओके। तो 3 कार्बन है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और ये बदल जाता है गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और इसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज कर लिए जाते हैं। सिर्फ 2 मॉलिक्यूल जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के सिर्फ और सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं। लेकिन 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 मॉलिक्यूल हैं जाइलुलोज के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। 2 मॉलिक्यूल को आप भूल जाइए अभी के लिए, 2 मॉलिक्यूल को भूल जाइए अभी के लिए, बाद में मैं आपको बताऊंगा 2 मॉलिक्यूल किसके काम में आते हैं, ओके। अब आगे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो 7 कार्बन है राइबोज 5 फॉस्फेट के पास, 7 कार्बन है, तो क्या करेगा, तो राइबोज 5 फॉस्फेट होता है वो बदल जाता है स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में, स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में, जो कि एक कीटो शुगर है, और इसके पास 7 कार्बन है और इसके पास भी 7 कार्बन है, इसीलिए ये स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में बदल जाता है, ओके। इसके पास 7 कार्बन है, यहाँ पर लिख दिए। और गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, ओके, ये यहाँ पर लिख दिए हमने। 2 मॉलिक्यूल इसके हैं, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर सिर्फ 4 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हमने लिख दिए। अब क्या होता है आगे देखिए, तो यहाँ पर हमने ट्रांस एल्डलेज एंजाइम लगा दिया है, जो कि इन दोनों शुगर पर कार्य करता है। किस प्रकार से यह कार्य करता है एंजाइम? तो देखिए यहाँ पर 7 कार्बन है इसके पास, स्यूडोहेप्टुलोज के पास, और गैल्सल्डिहाइड के पास 3 कार्बन है। तो ये क्या करता है कि 7 कार्बन में से 3 कार्बन जो होते हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं गैल्सल्डिहाइड के पास। 3 कार्बन जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो यहाँ पर 3 और 3 कितने हो जाते हैं? 6 कार्बन हो जाते हैं। तो इसके पास 6 कार्बन हो गए, यहाँ से 3 कार्बन निकल के, तो यहाँ पर 4 कार्बन हो गए। अब क्या होता है, अब बात को समझिए, 4 कार्बन हो गए, तो जो स्यूडोहेप्टुलोज होता है वो बदल जाता है किसमें? एर्थ्रोज में बदल जाता है। एर्थ्रोज कैसा शुगर है? 4 कार्बन वाला शुगर है, यहाँ पर 4 कार्बन होते हैं, ये एर्थ्रोज 4 फास्फेट में बदल जाता है। इसके पास 4 कार्बन होते हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखे हैं। और गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ये क्या करता है, ये भी बात आप समझ लीजिए। इसके पास 3 कार्बन होते हैं, ओके, 3 कार्बन होते हैं इसके पास, और 3 कार्बन यहाँ से ऐड कर दिए जाएंगे तो इसके पास 6 कार्बन हो जाएंगे। ये तो बात मैंने आपको पहले ही बता दी। और जो गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है ये बदल जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि 6 कार्बन वाली शुगर को आपको ढूंढना है। 6 कार्बन वाली जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि ये कीटोज शुगर होती है, ओके। तो इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर लिख दिए। तो देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने लिख दिया है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। क्यों लिख दिया है? क्योंकि यहाँ पर हमने 2 ही मॉलिक्यूल को यूज किया था, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बच गए थे, तो 2 मॉलिक्यूल जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के हमने यहाँ पर लिख दिए। तो 2 मॉलिक्यूल जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के यहाँ पर हमने लिख दिए। तो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के पास कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। और एर्थ्रोज 4 फॉस्फेट के पास 4 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक एंजाइम कार्य करने लगा ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज जो एंजाइम है ये कार्य करता है, और टीपीपी जो होता है इसका कोएंजाइम होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये कार्य करेगा। यहाँ पर ये क्या करता है
कि इसके पास 5 कार्बन थे, तो इसमें से 2 कार्बन जो होते हैं वो एर्थरोस के पास ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो एर्थरोस के पास जैसे ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो इसके पास 4 कार्बन थे, जो 2 जुड़कर 6 हो जाते हैं, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए तो यहाँ पर 6 कार्बन हो जाते हैं। यहाँ से 2 कार्बन कम हो गए 5 में से, तो यहाँ पर 3 कार्बन बचते हैं। 3 कार्बन यहाँ पर, 6 कार्बन यहाँ पर। ओके, अब क्या होता है, अब देखिए जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट होता है, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के पास 3 कार्बन होते हैं। तो 3 कार्बन वाला जो शुगर होता है वो गल्सल्डिहाइड होता है, जो कि एल्डोज शुगर है, ठीक है, 3 फॉस्फेट। और यहाँ पर 3 कार्बन इसके पास होते हैं गल्सल्डिहाइड के पास। और यहाँ पर आप देखोगे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं इसके एर्थरोज के। अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट किस में बदल जाता है, गल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल जाता है। दो मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर है। अब जो एर्थरोज 4 फॉस्फेट होता है, इसके पास 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला यहाँ पर शुगर ढूंढते लेते हैं। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो एक कीटो शुगर होता है, और इसके पास 6 कार्बन होते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने लिख दिए। अब यहाँ पर आगे क्या होता है, आगे देखिए आगे क्या होता है, जो 2 मॉलिक्यूल हैं गल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, वो बदल जाते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 1 मॉलिक्यूल में। 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं, जिसका नाम है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये प्रोसेस जो होती है रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से गल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा होता है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर टोटल 5 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर टोटल इस पूरी प्रोसेस में 5 मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के प्रोड्यूस हुए हैं। देखिए 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, 1 मॉलिक्यूल यहाँ पर है, और 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं। 2 2 4 1 5, तो 5 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पर जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है वो बदल जाता है, किस में बदल जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। इसके 5 मॉलिक्यूल हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये भी जो प्रोसेस है कैसी है, उल्टी प्रोसेस है। ओके, रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के हमें कितने मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए हैं, 5 मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए हैं। किस प्रकार से प्राप्त हो गए हैं, इस प्रकार से प्राप्त हो गए हैं। और क्या हमें प्राप्त होता है, और हमें प्राप्त होता है 12 NADPH। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और इसी तरह से आपको याद रखना है। ये तो बात आप जान चुके हैं। यहाँ पर आज हमने आपको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बता दिया है, किस प्रकार से होता है पूरी बता दी है, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो चलिए यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखा है, इम्पोर्टेंट है। देखिए इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे नाम से जानते हैं हेक्सो मोनोफॉस्फेट। इस नाम से जानते हैं किसको, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को। और एक दूसरे नाम से जानते हैं फोस्फोग्लूकोनेट पाथवे, इस नाम से जानते हैं। 2 अलग अलग नाम से जानते हैं, दोनों नाम आपको याद कर लेने हैं। और देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 अणु में से, ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 अणु में से एक अणु का ऑक्सीडेशन हो जाता है। एक अणु जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और फिर कितने मॉलिक्यूल बचते हैं, तथा मुख्य रूप से 5 अणु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। यानी कि जो 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं, और 12 NADPH जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के एक अणु के ऑक्सीडेशन से बनता है, ठीक है। फिर बाद में हमें 12 NADPH प्राप्त हो जाते हैं, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के एक अणु के ऑक्सीडेशन से बनता है। एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो इसके 6 अणु थे, इसका एक अणु जो होता है वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो यहाँ पर 5 अणु बचते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के। ओके, तो एक अणु का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें 12 NADPH प्राप्त होते हैं। तो ये बात आप जान चुके हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है।
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, वो दिखा देते हैं आपको कि पेंटोज फॉस्फेट मार्ग को कहा जाता है, या इंग्लिश में कहें तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज आल्सो टर्म एस। तो पेंटोज फॉस्फेट मार्ग को क्या कहते हैं, या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हम क्या बोलते हैं बताइए। तो इसे हम बोलते हैं फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, अभी मैंने आपको बताया। ओके, अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला, द नंबर ऑफ फेजेस इन पीपीआर, यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में चरणों की संख्या कितनी होती है बताइए। बताइए, इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो है 2। एक तो ऑक्सीडेटिव होती है, एक नॉन ऑक्सीडेटिव होती है। 2 चरण इसके होते हैं, ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीकरण चरण में उत्पन्न अणु, ठीक है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीकरण चरण में उत्पन्न अणु कौन कौन से होते हैं बताइए। यदि हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बताइए, कमेंट कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। तो हमें प्राप्त होता है NADPH प्राप्त होता है, ओके। और इसके कितने मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, 12 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे। आगे यहाँ पर ध्यान से समझिए और ध्यान से इसे पढ़िए एक बार। देखिए, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे किसके समांतर होता है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज पैरेलल टू, किसके समांतर होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस के समान होता है, ग्लाइकोलाइसिस के समांतर होता है। यहाँ पर इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया हमने, इसी को सीधा आप कर सकते हो, इसी को हमने उल्टा कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, इसको ऊपर कर देते तो ये ग्लाइकोलाइसिस के समांतर हो गया, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के समांतर होता है कौन, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अगला यहाँ पर क्या है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की प्राथमिक भूमिका। इसकी प्राथमिक भूमिका क्या है, एनाबॉलिक है। यहाँ पर जोड़ मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं, फिर जाकर यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की प्राथमिक भूमिका क्या होती है, एनाबॉलिक होती है। तो ये क्या है, कुछ इसके एमसीक्यू मैंने आपको बता दिए। ये आपको सारणी याद कर लेनी है, किस प्रकार से जो एल्डोज शुगर है वो कीटोज में बदलती है और कीटोज शुगर एल्डोज में बदलती है। ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है और धीरे धीरे मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है। कोई सा डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर दें, उसका आंसर आपको ज़रूर दे दिया जाएगा, ओके। कोई सा डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।